नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और एक और हफ्ते का अंत हुआ और एक और हफ्ते का अंत बहुत ही शानदार तेजी के साथ हुआ, जबकि इस पूरे हफ्ते में रफली 4-4.5% के आसपास इंडेक्स और 9% के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप, 7 से 9% के आसपास की मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली। लेकिन इस तेजी के बाद क्या स्थितियां सामान्य हैं? क्या अब सब बेहतरीन हो गया है? बाजारों में तेजी ऐसी जारी रहेगी या कुछ बदलाव आएगा? इन सब पर बात करना जरूरी होता है और अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं बातचीत करने के लिए। और आज भी हमारे साथ एक और जानकार मौजूद है। हमारे साथ देवांग मेहता सर मौजूद हैं, डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजर स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ के। देवांग सर से एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज मेरी मुलाकात हो रही है। देवांग सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो उम्मीद है कि आप सही होंगे, ठीक होंगे और आपका जिम वर्कआउट सब वापस वैसे ही चल रहा होगा जैसे पहले चलता था। तो सर, आपकी सेहत सही रहे एक, और दूसरा बाजार की सेहत दो अभी कैसी लग रही है? क्योंकि पिछले हफ्ते फ्राइडे को ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। क्या वो सही था या ये सही है? सुमित जी, सच अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू अगेन। यस, बिल्कुल सेहत बिल्कुल अच्छी है और यस जिम वगैरह चालू है सब। थैंक यू अगेन फॉर इंक्वायरिंग। यस, बहुत जरूरी है हमारी सबकी सेहत के लिए कि मार्केट की सेहत भी जनरली अच्छी रहे। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि लास्ट अगर आप सितंबर से देखें, सितंबर से अप्रैल तक जो मार्केट में एक तनाव बना रहा, पहले हाई वैल्यूएशंस के चलते या पहले मैक्रोस के चलते जो थोड़े खराब हुए थे, अर्निंग्स इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, तो मार्केट को एक एक्सक्यूज चाहिए था। जो करेक्शन आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुआ, जैन फेब में इंटेंसिफाई हुआ, मार्च में थोड़ा सा आई थिंक मार्केट्स ने एक ब्रीदर लिया अगेन। और लेकिन अप्रैल में आपने फिर से देखा, 2 अप्रैल के करीब जब डोनाल्ड ट्रंप ने एज्यूम किया अपना ऑफिस, उस समय वॉलिटिलिटी फिर से बढ़ गई। आई थिंक फिर से मार्केट रिकवर कर रहे थे और फिर जैसे वॉर लाइक सिचुएशन जैसे हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब में मार्केट ने एक नेचुरल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण काफी करेक्शन हो चुका है। अभी यहां से मैक्रोस बहुत सुधरे। आपने जो कहा मार्केट कहां से फीड लेता है, मोस्टली मैक्रोस से, माइक्रोस से, लिक्विडिटी से और सेंटिमेंट से। तो आई थिंक मैं खास कहूं तो मैक्रोस बहुत अच्छे हैं। कोई भी बात कर लो आप, इन्फ्लेशन की कर लो, रेट कट्स की कर लो इंडिया में, और काफी पीएमआई डेटा की कर लो, जीएसटी कलेक्शन की कर लो, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन, बॉयंसी, बहुत ये सब अच्छा है। आई थिंक एफआईआई वापस आया है, ये भी दिख रहा है। और तीसरा अर्निंग साइकिल भी, इस पे हम आगे बात करेंगे, बट मुझे लग रहा है ये भी काफी हद तक सुधरने की तैयारी में। तो मेरे हिसाब से यस, मार्केट की सेहत सुधर गई है और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मार्केट यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम देखें तो रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क काफी कम है। तो देवांग सर, पूरी तरह से हम मतलब वो होता है ना कि रात में गाड़ी चलाना सबसे आसान भी होता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी होती है क्योंकि उसी समय कुछ भी आ जाता है सड़क पर सामने। अभी वही सिचुएशन है क्या कि हम इतना केयरलेसली या फ्री होके चल रहे हैं कि सडनली कुछ आएगा? क्योंकि ना टैरिफ को लेकर फैसला अभी तक भारत के फेवर में आया है या कोई पेपर साइन हुआ है, ना सीज फायर की जो पूरी अवधि है, मियाद है, वो 18 तारीख तक है, वो भी पूरी तरह से अभी तक ऑन पेपर हुई नहीं है। और जो ईरान की डील्स हैं वो सब अपनी जगह पे चल रही हैं, तो क्रूड को लेकर भी आप सर्टेन हो नहीं सकते अभी। ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, एक तरफ इन होप हम चले तो बहुत है, लेकिन एक्चुअल में ऑन पेपर तो कुछ खास चीज़ें बदली नहीं है। इनका इंतज़ार करें या नहीं, अब सब बढ़िया ही है, चलते चले जाएं? देखिए, बिल्कुल बहुत ही जायज क्वेश्चन है, लेकिन मार्केट जो है आप जानते हैं सुमित, वो थोड़ा डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पे चलता है और स्लाइटली वो जो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। यस, इसमें कभी कभी आप सही जाते हैं, कभी आप गलत जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऐसा सोचना शुरू कर दिए है कि जितने भी अगर आपकी ग्लोबल हेडविंड्स है, और अगर मैं इसको एकदम फ्रेज की तरह कहूं तो मतलब जितना भी अगर आप देखें तो ओएसिस इन द डेजर्ट जैसे कहते हैं, राइट, कि मतलब पूरे वर्ल्ड में तकलीफ तो चालू है मेरे हिसाब से। अगर आप देखें तो अभी भी रिसेशन की थोड़ी सी बातें वहां हो रही थी। यूएस में अभी भी पता नहीं है कि किस तरह से आगे दौर बढ़ेगा, यूरोप कैसे आगे बढ़ेगा, चाइनीज सिचुएशन में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। बट इसमें अगर मैं कहूं तो इंडिया इज वन सिल्वर लाइनिंग, क्या मैं ये कह सकता हूं? जरूर से कह सकता हूं, क्योंकि अपने डेमोग्राफिक्स अच्छे हैं। अगर हम जाने तो जिस तरह से हम हाईएस्ट या रादर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे जितने भी आप बात करें तो इंडिया में ये तरह से दिखने कि इमर्जिंग मार्केट्स में वी आर बेटर प्लेस्ड। जब भी
भी फ्लोज आएंगे, जब भी ग्लोबल फ्लोज बहुत ज्यादा आएंगे, तभी आई थिंक इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो मेरे हिसाब से यस, आपने जो बिल्कुल कहा, मार्केट कभी कभी पहले रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे नेगेटिव्स में भी मार्केट ने पहले रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, उसी तरह अभी काफी पॉजिटिव्स आने वाले, ये मार्केट शायद सेंस कर रहा है। बट इसमें से कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अगर आता है तो मार्केट स्लाइटली निराश हो सकता है। तो ये आप समझ के चले, सी मेरे हिसाब से रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे। तो आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज का आज तेजी हो जाएगा और सब कुछ आज ही बाय करना है। ये सब ट्रांचेस में नेक्स्ट 3-4 महीने जब तक ये सब प्लेस आउट होते हैं इवेंट्स, तब तक आप धीरे धीरे भी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो एक बात और बताओ सर, क्योंकि अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और अब तक अर्निंग सीजन में मतलब कोई बहुत फायरवर्क भी नहीं है तो कोई बहुत एक्सीडेंट्स भी नहीं है, ठीक ठाक सिचुएशन रही, और जो अगर ऊपर नीचे हुआ भी तो ये वॉर और टैरिफ के बीच में बेचारा निकल गया उसी में से। सो अर्निंग को लेकर आप कितने सेटिस्फाइड रहे इस बार की? कोई ऐसा ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर पाया अर्निंग को लेकर, या कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ कुछ गेम चेंज हो रहा है, इन पर नज़र रखी जा सकती है? मेरे ख्याल से मैं जनरली अगर मैं इंडियन मार्केट्स या इंडियन थीम्स को देखने की कोशिश करूं, तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि 3 थीम जो मतलब मेरे दिल के करीब है, या जो हम बहुत रिकमेंड करते हैं लोगों को, उसमें अगर मैं 3 बकेट कहूं तो इंडिया रन्स ऑन 3 व्हील्स। एक जमाना था जब इंडिया खाली कंजम्पशन पे चलता था, आजकल इंडिया चलता है कंजम्पशन पे, दूसरा हो गया आपका क्रेडिट ग्रोथ पे, और तीसरा हो गया आपका कैपेक्स पे। राइट, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्रिएशन हो रहा है, तो इस तरह से 3 व्हील्स अगर मैं कहूं, तो इसमें मैंने बिट्स एंड पीसेस में ये देखा है कि अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो काफी बैंक्स, अगेन एग्जांपल्स दे रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने प्रूव किया कि क्रेडिट ग्रोथ कुछ हद तक बढ़ना शुरू हो गया है। अगर आप फाइनेंशियल्स की ओवरऑल बात देखें तो कुछ ब्रोकिंग कंपनीज, कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह भी अच्छे नंबर पेश किए, जो दिखा रहा है कि इंडिया में जिस तरह का एपिटाइट है, नंबर ऑफ मिलियनर्स, बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन का जो दौर है वो भी इंडिया में बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके मैं चल रहा हूँ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप, मैं जो जिसको यूज किया, कंजम्पशन में अगर आप देखें तो टाइटन जैसी कंपनी, जिसने लास्ट वीक अपने नंबर्स दिए थे, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का जिसको आप पोस्टर बॉय बोलते हो, उसने भी काफी अच्छी कमेंट्री दी, काफी अच्छे उसके रुझान थे इन टर्म्स ऑफ इवन नंबर्स, और बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव थी। अगर आप कैपेक्स की बात कर रहे हैं तो आप एल&टी जैसी कंपनी, जिन्होंने लास्ट वीक अपने नंबर्स दिए थे, आई थिंक लास्ट फ्राइडे, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, और ये वीक में आपने हिटाची एनर्जी जो पावर ऑटोमेशन का सब्स्टिट्यूट है, उसके भी नंबर्स देखे। तो मोस्टली ये सब कंपनीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, वो अगर अपने जितना फैक्टर किया था उससे ज्यादा ऑर्डर बुक दिखाता है, गाइडेंस से भी ज्यादा, और फॉरवर्ड गाइडेंस भी अगर अच्छा देता है, तो मेरे हिसाब से मैं ये अर्निंग सीजन को बुरा नहीं कहूंगा, मिक्स्ड है। इनसाइड सेक्टर्स अगर आप देखें तो जैसे इन्फोसिस का इतना ग्रेट नंबर नहीं था, लेकिन अगर आप देखें तो एचसीएल टेक का अच्छा था। बैंक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का अच्छा था, लेकिन अगर आप देखें तो कोटक बैंक का नंबर इतना अच्छा नहीं था। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स सीजन, बट आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट। मेरे को लग रहा है कि जनरली इवन छोटी मझोली कंपनियों के नंबर भी अच्छे आए, विच इज अ बिग पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। तो सर जो नंबर आए हैं, क्या ये अभी मिड कैप स्मॉल कैप का रनअप या उसका वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मेरा यहाँ पे 2 चीज होगी, 2 चीज मैं कहूंगा। एक, वैल्यूएशंस जो क्लासिकली जो अच्छी कंपनीज है, जहां पे ग्रोथ है कमेंसुरेट विद प्राइस टू अर्निंग बोलिए, या कोई भी आप रेशियो लगा दीजिए, ईबी टू एबिटा लगा दीजिए, अगर आपको ग्रोथ मिलना है तो पीई आपको बहुत सस्ता नहीं मिलेगा। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप महंगा बाई कीजिए, पीई का डी रेटिंग भी हो चुका है, लेकिन 2 चीज आपको बहुत ज्यादा देखनी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक आपको रोबस्टनेस ऑफ द बिजनेस मॉडल, उसके साथ क्या मिलेगा आपको, अर्निंग्स मिलेगा। तो हम 3-4 चीजें देखते हैं बहुत संक्षिप्त में अगर कहूं तो, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, वो अगर आपका 15, 18, 20% के ऊपर है, मोर द मैरियर। दूसरा, अगर आप क्लियरली देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ कितने परसेंटेज से हो रहा है, क्या ये 10, 12, 15% हो रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी 18-20% से बढ़ रही है, काफी छोटी मझोली कंपनी आपको दिखा रही है कि यह प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या आपका पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है। अगर ये 3-4 चीजें सफाइस करती है, और अगर ये कंपनी एक अच्छे थीम या सेक्टर के अंदर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ बहुत ज्यादा डर नहीं है। यस, नेचुरली आपको ओवर एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन नहीं देना है, बट अगर ये कंपनीज में करेक्शन भी आया है तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मेरे हिसाब से। तो देवांग सर एक बात बताओ, ये पहले भी डिस्कशन कम होता था लेकिन अब ज़्यादा होने लग गया है, तो अगर पिक करना हो इस समय सिनेरियो में, तो हम ग्रोथ को पिक करें या वैल्यूएशन को पिक करें? ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन का कंसेप्ट पिछले 4 साल में बहुत तेज़ हुआ है,
2-3 साल के अंदर राधा जी बहुत हुआ कोविड के बाद से ग्रोथ वाली कंपनियों को वैल्यूएशन महंगे मिलते हैं और सस्ती चीज़ सस्ती ही पड़ी हुई है, उसे कोई छू नहीं रहा है। सो ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यू में आपको अगर पिक करना हो तो क्या करोगे? आप ग्रोथ साइड जाओगे या वैल्यू पे जाओगे या हाइब्रिड रखोगे? आई थिंक ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो इंडियन मार्केट जिस सिनेरियो से जा रहा है, सो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इज अ वेरी क्लासिक डिबेट जो आप काफी डेवलप्ड मार्केट्स में बहुत ज्यादा होती है। मेरा अंदाजा अभी भी ये है और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मुझे ये बोलता है कि बिकॉज इंडिया इज अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में काफी आपको ग्रोथ फेज से इंडिया जा रहा है। हम जिस तरह के मतलब जितनी ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, जैसा अपना मार्केट कैप, आज हम $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, आज हम लगभग 450 लाख करोड़ का मार्केट कैप की जब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो और जीडीपी टू ग्रो और मार्केट कैप टू ग्रो, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। ये अगर हम बात करते हैं तो बहुत क्लियर है कि हम ग्रोथ मार्केट में सी, जब वैल्यू आप ढूंढते हैं तो कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग हमेशा वैल्यू खराब होता है, बट कभी कभी आपको वैल्यू में वैल्यू ट्रैप मिल जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो अच्छी चीजें हैं वो स्लाइटली महंगी होगी। यस, वैल्यूएशन को आपको कंसिडर करना है, बट वैल्यूएशन कंसिडर करना है सिमिलर सेक्टर में। अगर हो सकता है कि सिमिलर सेक्टर में कोई कंपनी अगर 5%, 2%, 3% वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है और अगर वो 80 के पी पे ट्रेड कर रही है तो बिल्कुल नहीं लेना है। बट सिमिलर कंपनी अगर उसी सेक्टर में 12, 15, 18% से ग्रो कर रही है और अगर वो 50 के या 40 के पी पे, तो नेचुरली वहां आपका रुझान जाएगा। आपको अगर 25-30%, 35% अर्निंग्स ग्रोथ मिल रहा है कोई कंपनी में, तो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू पे अ लिटिल बिट ऑफ मोर प्राइस टू अर्निंग। तो मेरे हिसाब से यस, इट्स अ वेरी जनरल थीम, बट इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। नेक्स्ट 5 साल कम से कम मैं इतना बोल सकता हूं, इंडिया ज्यादा ग्रोथ मार्केट रहेगा रादर देन वैल्यू। तो जो पिछले हफ्ते के स्टार परफॉर्मर रहे रेलवेज और पीएसयूज, यहां आप क्या रीड कर रहे हो, ग्रोथ की वैल्यूएशन? यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपको इंडिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब का पहले रैली। आप मेरी बात मानेंगे सुमित, आप पहले आपने भी मार्केट जब फॉलो किया है, तो रेलवे स्टॉक कब चलते थे? हाँ, जब रेलवे बजट रेलवे आने बजट होता आता था, था। राइट? हाँ। तो हमेशा रेल बजट के वक्त रेलवे स्टॉक्स चलते थे। अब अगर आप क्लियरली इसको डाइसेक्ट करें तो पूरा लगभग लास्ट 2 साल 3 साल रेलवे स्टॉक्स चले हैं। डिफेंस स्टॉक्स पहले चले, फिर करेक्शन आया, सबने बोला ओवर वैल्यूड हो गया, लेकिन फिर से अगेन चलते। आज आज क्या बारी आई है कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करेगी, राइट? देयर आर 7-8 नेशंस आई एम टोल्ड जो इंडिया से ब्रह्मोस लेना चाहती है, जो इंडिया से अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लेना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि ये समय जो रेलवे के, सब जस्टिफाई नहीं करूंगा, बट रेलवे के कुछ बिजनेसेस, डिफेंस के कुछ बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के, पावर के, ये सब बिजनेसेस कैपेक्स ओरिएंटेड है, कैपिटल इंटेंसिव है, बट यहाँ पे नेचुरली लोगों को अर्निंग्स और कैश फ्लोज दिख रहे हैं। यस, थोड़े महंगे हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, आपको समझ के करना पड़ेगा। काफी रनअप जो हो चुका है वो फ्यूचर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर रहा है, 3-3 साल के वैल्यूएशन को डिस्काउंट कर रहा है। नेचुरली आपको समझ के यहाँ पे जब करेक्शन आता है, जो आया था इन हाइंडसाइट, उस समय पे बाय करना है, ऐसे ही नहीं लेना है क्योंकि ये थीम चल रहा है मोमेंटम के साथ, मैं भी बह जाता हूं, उस चीज को नहीं करना है। बट डेफिनेटली ये सेक्टर्स, मुझे अगर आप 3-5 साल के ऑब्जेक्टिव से पूछे तो ऑन अ करेक्शन दिस सेक्टर्स लुक गुड। तो देवांग सर, एक और चीज़ दिमाग में आई, एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं भारतीय बाजारों में और पिछले मतलब इस पूरे महीने और पिछले महीने में भी अच्छी खासी बाइंग 15 अप्रैल से लगातार चल रही है। सो इस खरीदारी की वजह से जो बाजार चला है, ये डीआईएस को मौका नहीं दे रहा है या वो वेट कर रहे हैं? वो क्यों कैश लेके बैठे हैं? 23%, 20% डीआईएस के पास अभी भी कैश है और पीछे फ्लो भी आ रहा है और फ्लो के साथ वो कैश पे बैठे हैं। तो क्या उनको यहाँ मौका नहीं मिला माल लेने का, या वो अभी सिर्फ वेट ही करते रह रहे हैं साइड लाइन पे कि कुछ तो नीचे आएगा? आई थिंक हमेशा से क्लासिकली आप देखें तो मार्केट हैज बीन अ टग ऑफ वॉर बिटवीन एफआईआईज एंड डीआईआईज, राइट? सो या फिर आपके विदेशी संस्थागत निवेशक या इंडिया के जितने भी निवेशक है वो साम सामने होते हैं। आई थिंक लास्ट 3 से 4 साल द फिनोमिनन हैज ऑलवेज बीन कि हमने हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स से लेके एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेस, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बीएमएसएस, इन सब ने बहुत जोर से बाइंग किया है और मुझे लग रहा है शायद दिस पीपल आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। यस, ये थोड़े मौके जब ऐसा लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो थोड़ा साइडलाइंस पे आ जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदेशी संस्थागत निवेशक जिस तरह से अभी इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, अगेन इज टू प्रीमैच्योर कि ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा वो कहना मुश्किल है। बट आई थिंक नया एलोकेशन जब आएगा तब बहुत जोर से आएगा और मुझे ये लग रहा है ये लोग थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक भी होते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स में। जब मौका मिलेगा, आई थिंक ऑन अ बिग करेक्शन जिस दिन आता है तब वो लोग की भी बाइंग होती है। तो आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट। मुझे लग रहा है वो थोड़े मौके और ढूंढ रहे हैं, रैली थोड़ा और वाइड स्प्रेड हो सकता है। आई थिंक जब ये बाजार की रैली शुरू हुई कुछ दिन पहले
तब सबने ये बोला था खाली लार्ज कैप्स चलेंगे, बट बहुत सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 दिन से आई थिंक लार्ज कैप को मिड कैप और स्मॉल कैप भी काफी हद तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक उनका जो इंडिया का ज्यादा पैसा है वो शायद मिड एंड स्मॉल कैप बिजनेसेस में, अगेन मैं मार्केट कैप एग्नोस्टिक रहूंगा, बट वो मिड और स्मॉल में ज्यादा आएगा, जबकि लार्ज कैप में ज्यादा पैसा पहले नॉर्मली विदेशी संस्थागत निवेशकों का आता है। तो देवांग सर, जो इस बार का रिटेल का पैटर्न है वो इन दोनों के बीच में कैसा है? क्योंकि रिटेल ने इस बारी बहुत स्मार्टली उन पोजीशन से एग्जिट किया जब तेजी आई, और उन पोजीशन में वापस एंट्री किया जहां पर गिरावट देखने को मिली। तो एवरेजिंग भी हो रही है, होल्ड भी कर रहे हैं, पैटर्न पहले से बहुत अलग है। इस बारी वो पेनी स्टॉक या छोटे कैप के स्टॉक की तरफ कम जा रहे हैं, ज़्यादा वो BSC हुआ या CDSL हुआ, ये थीम्स हुई, डिफेंस थीम हुई, इनको काफ़ी लोड किया। सो ये पैटर्न में कितना बदलाव आप ऑब्जर्व कर रहे हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी मैच्योरिटी आ गई है इंडिया के, आप अगर देखें तो रिटेल निवेशकों में। और ये पता नहीं, मतलब मैं 15-18 साल से जब मैं कहीं भी ट्रैवल करता था फॉर डूइंग इन्वेस्टर इवेंट्स वगैरह, एक जमाना था जब लोग आपको हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग पूछते थे, भाई ये इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट आजकल जितनी अवेयरनेस आ गई है, लोग ये भी समझने लगे कि SIP करना बहुत कितना आवश्यक है। इवन एकदम छोटे से छोटे बॉटम ऑफ द पिरामिड भी आज SIPs कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी एनकरेजिंग साइन। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर वो स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा जिनसे भी बात करता हूँ वो एक बास्केट ऑफ आइडियाज की बात करते हैं कि 15, 18, 20, 10 इस तरह के बिजनेसेस बाय करते हैं, और थोड़ी ज्यादा फंडामेंटल बातें होती है। आई एम नॉट सेइंग वो कंप्लीटली स्टडी करके करते, बट ये एक बहुत एनकरेजिंग साइन है कि रादर देन गेटिंग कैरिड अवे बाय द ट्रेंड, जब करेक्शन आता है, करेक्शन पे जितनी नंबर ऑफ इंक्वायरीज आती है वो बहुत ही अच्छा चीज है। एक जमाना ऐसा था जब मार्केट ऊपर चलते ही जाता है चलते ही जाता है, तब मोमेंटम में लोग लेते थे। आज भी ये होता है ना, डिनाई नहीं करूंगा, बट जितने आपकी जी का इंक्वायरीज जब नीचे आता है मार्केट, और उस समय पे लोगों को जो बाय करना होता है कि मैं आज मैं कैश पे बैठा हूं और मुझे और लेना है, दैट इज वेरी एनकरेजिंग, जो आज आप देखिए तो मार्केट को ऑफलोड भी रखता है। तो देवांग सर, इस सिचुएशन में जहां पर आपके पास ओल्ड हॉग्स या ओल्ड प्लेयर्स भी हैं और प्लस न्यू थीम्स भी हैं, सो थीम्स का एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक समय पर टाइटन, एशियन पेंट जैसे स्टॉक जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स थे, इनको कोई छोड़ता नहीं था, किसी भी दाम पे नीचे मिले इसको पकड़ ले आता था। अब ये बेचारे नीचे पड़े हैं, रिलायंस, ये इन्हें कोई इतना पूछ नहीं रहा। लेकिन सामने की तरफ डिफेंस को, रेलवेज को, एक समय पे स्टार्टअप को, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ को, सेमीकंडक्टर्स को, इस तरह के थीम को पहले पिक किया जा रहा है। सो वो गलत है छोड़ देना पूरी तरह से, या ये सही है कि उन्हें छोड़ो, इन्हीं को पकड़ के बैठो? ऑनेस्टली मैं आपको ये कहूं कि दोनों अप्रोचेस में कोई गलत नहीं है। एक अप्रोच वर्सेस दो अप्रोच, या दोनों अप्रोच का समन्वय, तीनों चीजें सही है। बट आपको अगर मैं सिंपल स्टैटिस्टिक्स दूं, तो आज अगर जो इंडिया का जो मार्केट कैप है, रफली 450 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें से अगर आप देखें तो 4 कंपनी 10 लाख करोड़ के बियॉन्ड है खाली, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक और मे बी भारतीय एयरटेल जो है एंट्रेंट है। लगभग 8-10 कंपनियां हैं 5 से 10 लाख करोड़ के बीच में, और लगभग 80 कंपनी 1 से 5 लाख करोड़ के बीच में। इंडिया की बल्क ऑफ द कंपनीज, अगर ये आप 9500 को निकाल दे तो इंडिया की बल्क ऑफ द कंपनीज 1 लाख करोड़ के नीचे है, जहां पे बहुत सारे इमर्जिंग थीम्स है। क्या ये 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनियां नहीं चलेगी? डेफिनेटली चलेगी। ये जब GDP डबल हो जाएगा, इकोनॉमी डबल हो जाएगी, नेचुरली ये कंपनीज भी आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी। बट अगर आप नए थीम्स ढूंढ रहे हैं, आप इंडेक्स में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको बैंक्स मिलेंगे, ऑयल एंड गैस मिलेगा, नेचुरली IT मिलेगा, जो ये भी अच्छा करेंगे। बट अगर आपको नए थीम्स देखने हैं कि जहां इंडिया का प्रॉफिट पूल नया बनते जा रहा है, तो ये सब जो आपने नाम लिए सेक्टर्स के इन दिस क्वेश्चन, वो सब सेक्टर्स आपको 1 लाख करोड़ के नीचे काफी सारे सेक्टर्स है, जो आपको वहां पे नए आइडियाज मिलते हैं, जहां आपको दिखता है कि नया इंडिया वहां शिफ्ट हो रहा है, जहां प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं, रेवेन्यूज भी बन रहे हैं। पहले क्या था, कुछ कैश बर्निंग कंपनीज थी, या नई जो कंपनीज आई थी, कैश बर्न किए बिना भी आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो ROE ROC दिखा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, उस तरह के थीम जो इंडिया में पहले प्रिवेलेंट नहीं थे। तो आज आपको चॉइस बहुत ज्यादा है, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। सो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कंपनीज आपको ज्यादा रिटर्न देने की संभावना रखती है। हालांकि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्की है, बट अगर आप इसको 3 से 5 साल के नजरिए से देखें तो नेचुरली संभावना यहाँ पैसे बनने की ज्यादा है। तो एक चीज़ और देवांग सर, जो सिचुएशन अराइज हुई है इंडियन मार्केट में, और जिस तरह के मूव देखने को मिल रहे हैं, ये जो एग्जिस्टिंग थीम्स थी जो ट्रम्प साहब के टैरिफ की वजह से काफ़ी डिस्टॉर्ट हुई थी, जैसे कि IT, जैसे कि फार्मा,
जो लग रहा था कि ये मेजर एक्सपोर्टर है यूएस को, और क्योंकि टैरिफ को लेके इश्यूज आएगा, यूएस मार्केट में इश्यूज आ सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी थोड़ी ब्लीक हो गई थी। अब जब ये क्लैरिटी आनी शुरू हो रही है कि टैरिफ हो रहे हैं, चाइना के साथ भी चीज़ें बहुत ईजी हो रही हैं या इंडिया के साथ भी चीज़ें बहुत ईजी हो रही हैं, तो ये मेटल, ये फार्मा और ये आईटी जो बहुत टूटे थे, इस तरह की सिचुएशन में क्या करें? ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो मैं थोड़ा सा, मुझे क्लैरिटी ज्यादा अच्छी लगती है। इसका ये रीजन है क्योंकि ग्लोबल नैरेटिव्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। आप खुद देखते हैं कि पहले हर साल चेंज होते थे, फिर हर महीने, हर हफ्ते और आजकल हर घंटे ग्लोबल नैरेटिव्स चेंज होते हैं। उसमें मुझे ये लगता है कि काफी हद तक जो ग्लोबल डिपेंडेंस वाले स्टॉक्स है जिनका इंटीग्रेशन वहां पे है, जैसे आईटी नो डाउट सस्ता हो गया है, 52 वीक लो पे कुछ स्टॉक्स है, नंबर भी कमजोर थे। बट क्या आपका ऑब्जेक्टिव है आगे 10-12% बनाना ओवर अ पीरियड, देन काफी ये सेफ स्टॉक्स है जो आईटी के, जो लार्ज कैप बिजनेसेस है। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है स्लाइटली फॉर अ मोर रिटर्न विद अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, देन मुझे लग रहा है आपका इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस, डोमेस्टिक बिजनेसेस में इतना दम है, डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टोरी में, तो आपको बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट है, ग्लोबल डिपेंडेंस है, जैसे मेटल हो गया, आईटी हो गया, प्योर प्ले फार्मा जो जेनरिक्स वगैरह है, उधर मुझे बहुत ज्यादा मौके नहीं लग रहे। यस, एमएनसी फार्मा कंपनीज कुछ है, कुछ इनोवेटर्स है, इस तरह की कंपनीज आप देख सकते हैं। बट यस, मैं अगेन कहूंगा कि कैपिटल ओरिएंटेड या कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज, कुछ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज, कुछ क्रेडिट ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, ये सब में ज्यादा मौके है रादर देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यस कैन बी अ शॉर्ट टर्म बिकॉज एक बाउंस बैक आ सकता है ये सब में करेक्शन के बाद। बट क्या मैं 3-4 साल के ऑब्जेक्टिव से ये सबको ले सकता हूं? तो मेरा आंसर है यस, यू कैन प्रोबेबली बी अंडरवेट बट नॉट ओवरवेट। तो अंडरवेट और ओवरवेट तो नहीं रहेगा। अच्छा, लास्टली जाने से पहले, ये जो बाकी एसेट क्लासेस हैं इसमें गोल्ड स्टार परफॉर्मर रहा है। अगर कोई चीज़ इक्विटी को आउट परफॉर्म कर गई थी तो वो थी गोल्ड, लेकिन अब जैसे जैसे सर्टेनिटी क्लियर हो रही है, गोल्ड भी थोड़ा सा बैकफुट पर जा रहा है। सो क्या गोल्ड अब बैकफुट पर आएगा और सिल्वर वुड बी न्यू गोल्ड? देखिए ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इन अदर एसेट क्लासेस। इक्विटी ही पूरा समझने को टफ होता है, सो इतना ज्यादा मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। बट यस, जो हाउस व्यू है हमारा, वी आर दैट वे, यू शुड हैव सम पार्ट। गोल्ड पे हम बहुत बुलिश थे एक समय पे, जो अभी हमको लग रहा है नेचुरली अब यहाँ से जितने रिटर्न्स आए उतने रिटर्न्स नहीं आएंगे, बट फिर भी एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एलोकेशन आपके पास गोल्ड होना चाहिए। नेचुरली सिल्वर इज मोर एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, जो आज लग रहा है कि आगे जिस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स बढ़ेगी, तो यस इसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स रहेगी। बट जैसे मैं कहूंगा इक्विटी पे जो कन्विक्शन है मेरा इस समय पे इंडिया पे, वो सबसे ज्यादा है। बट यस, ये छोटे से एसेट क्लासेस ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एनी सेक्टर जो आप लग रहा है कि री रेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा इन नंबर्स के बाद? मुझे लग रहा है यस, कुछ हद तक फिनेंशियल्स जिसमें बहुत अंडर परफॉर्म किया था पास्ट की साइकिल में, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट अगर आपका मॉनसून ठीक निकलता है, आपको नेक्स्ट 2-3 महीने में पता चलेगा। और कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन खास करके कुछ कुछ बिजनेसेस ने वहां पे भी अंडर परफॉर्म किया था, जैसे कि होटल्स है, ट्रैवल टूरिज्म है। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़े रीरेटिंग, पी रीरेटिंग हो के नहीं हो, बट यहाँ अर्निंग्स आना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पी रीरेटिंग भी आपका शुरू हो सकता है। बट अभी फिलहाल काफी अर्ली डेज है। सो मुझे लग रहा है ये कंपनीज, और जहां जहां आप ऑर्डर बुक देख रहे हो, बहुत ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन एक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेसेस में, वहां पे भी आई थिंक एक रीरेटिंग संभावना नेक्स्ट 6 महीने साल बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवांग सर, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स पर क्लियर राय अपनी रखने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए। इस बार ये मीटिंग बहुत लंबी समय बाद हुई है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी मुंबई में भी और ऑन एयर भी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब हमारी इस खास पेशकश को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।